हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। सर वो भी आ रहा है, वो उसको मालूम नहीं था, वो हम लोग के लिए सोच के बताओ ना, इसीलिए अभी आ रहा है। आ सॉरी गई है, सर। ज्वाइन कर लिया इसने, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कोई कर नहीं, लिया। थैंक यू सो मच, ज्वाइन कर लिया। तो आप, ये मैं कह रहा था आपको, ये मैं कह रहा था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया रोशन भाई, मैं इसको दे दूंगा। हम ये मैं कह रहा था कि लोग की जो पहले से एक साल से जो कोचिंग ले रहे उनके लिए है सोचा हमने। नहीं नहीं, 1 साल से जो कोचिंग ले रहे हैं उनको मैं दया दृष्टि दिखाया उनके ऊपर। काकोली पॉल फीस देगी डबल, बाकी कोई नहीं देगा, बाकी इट इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू ओल्ड स्टूडेंट्स। तो आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरे लिए डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जो जॉब करता है उसको फीस देना पड़ेगा यार। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, काकोली चुपचाप रहे, मुझे जवाब देना पड़ता है बाकी लोगों को। तो आप, मैं क्या कह रहा था, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी के क्या फायदे हैं, ऑन द सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, कि आपका पेपर 1 का जो 70 to 80 क्वेश्चंस है ना, 70 नंबर्स 80 नंबर्स का जो क्वेश्चन है, आप विश्वास मानिए बहुत ऐसे लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, उनका भले ऑप्शनल सोशियोलॉजी नहीं है। आपके लिए एक बेनिफिट है कि आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को इजिली आंसर कर सकते हो, और जो आंसर आप लिखोगे उस आंसर से, मतलब आपका कंटेंट जो है उस आंसर को इनरिच कर देगा, क्योंकि आपके पास सोशियोलॉजिकल नॉलेज रहेगा। दूसरी चीज मैं क्या कह रहा था, कि इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा नीचे जाके, कि उसका जीएस पेपर 1 2 3 का डायरेक्ट कीवर्ड, वो डायरेक्ट सिलेबस है, वो मतलब जो आपका, आप यूपीएससी के वेबसाइट पे आप चेक करोगे तो जीएस पेपर 1 2 3 में जितने मतलब कीवर्ड्स हैं वो सब इसमें पढ़ने हैं आपको। मैं बताऊंगा वो कौन कौन सा है, 5वां चैप्टर है, मैं बताऊंगा वो कौन सा चैप्टर। और इसके बाद जो एसे राइटिंग आता है, जो सबसे ज्यादा, अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, जितने लोग हैं अपना म्यूट कर लीजिए, आप जो भी है म्यूट कर लो प्लीज। आप, वो सन्नी जो नया आया है उसने शायद म्यूट नहीं किया है, उसको एक बार बोल दो कि अपना म्यूट कर लो सब लोग, ताकि दूसरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। तो एसे राइटिंग का जो हिसाब किताब है उसमें से एक, मतलब दो, मैक्सिमम दो आता है, दो टॉपिक सोशियोलॉजी से रिलेट करते हुए आता ही आता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ऐसे किस पे लिखें, तो यदि आप इस ऑप्शनल को खूब अच्छे से कर लेते हैं, एक एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बहुत ब्रॉडली, मतलब आप उसको समझ पाते हो हर एक टॉपिक को, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर भी आपने कर लिया है, मींस में उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है, तो बहुत अच्छा है कि इससे का सीधे सीधे वही टॉपिक उठाइए जो आपके सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और बहुत अच्छे से आप उस आंसर को कर सकते हो। तो एसे राइटिंग के लिए आपका बहुत ज्यादा मटेरियल यहां से मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मिल जाएगा, मतलब डायरेक्टली यहां से उठाया जाता है। इसके बाद ये कहा जाता है, ये जो सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन में ये सब, कि सोशियोलॉजी आया क्यों, इसमें मतलब सोशियोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ गई, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि सोशियोलॉजी बहुत यंगेस्ट डिसिप्लिन है। इससे पहले सोशियोलॉजी, जब जब हिस्ट्री आया, जब इकोनॉमिक्स आया, तो उसके बहुत बाद सोशियोलॉजी आया। और कहा जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आपकी सोसाइटी इतनी ज्यादा हेट्रोजीनियस हो गई कि वो सारी चीजें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं रुक रहा था। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब आपको समझाएंगे तो। बट सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन में आपको क्या सीखना है, मैं वो बता रहा हूँ, कि मतलब क्या क्या सोशल चेंजेस हो रहा था यूरोप में, और कैसे बाकी सब्जेक्ट उस सोशल चेंज को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे ठीक से, और इसी वजह से एक नए डिसिप्लिन की जरूरत पड़ी जिसका नाम सोशियोलॉजी हुआ। ठीक है, हिस्ट्री उसको आंसर नहीं कर पा रहा था, पॉलिटी उसको आंसर नहीं कर पा रहा था, इकोनॉमिक्स उसको आंसर नहीं कर पा रहा था, कंप्लीटली आंसर नहीं कर पा रहा था। अश्विनी भारती कनेक्टेड है क्या? बाद में भेजना यार, ये सब नोट्स वोट्स भेज रही है, पता नहीं वो सुनते सुनते। तो ये सब चीजें जो है, इकोनॉमिक्स आंसर नहीं कर पाया, पॉलिटी आंसर नहीं कर पाया, हिस्ट्री आंसर नहीं कर पाया, एंथ्रोपोलॉजी आंसर नहीं कर पाया, साइकोलॉजी आंसर नहीं कर पाया, सारे सोशल चेंजेस को। तो इसीलिए एक सेपरेट डिसिप्लिन की जरूरत हुई, जिसकी वजह से हमने सोशियोलॉजी को बनाया। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये सोशियोलॉजी का दूसरे सब्जेक्ट से किस तरीके से रिलेशन है। आप एक बार सोशियोलॉजी समझ जाएंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तो आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ये दूसरे डिसिप्लिन से कितना डिफरेंट है, हिस्ट्री से कितना डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स से कितना डिफरेंट है, पॉलिटिकल साइंस से कितना डिफरेंट है, एंथ्रोपोलॉजी से कितना डिफरेंट है, साइकोलॉजी से कितना डिफरेंट है, इवन साइंस से कितना डिफरेंट है, और एट द सेम टाइम क्या ऐसी चीजें हैं जो सिमिलर है इन सब में। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस के बारे में एक हेल्दी डिबेट होता है, हर एक सब्जेक्ट में होता है, कोई भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें होता है,
कि मतलब हाउ दिस सब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट एंड हाउ इट इज सिमिलर विद अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। तो यही कहानी है। और इसके साथ साथ सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस की बात की गई है। बहुत अच्छा टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी में आपको फैमिली पढ़ना है, सोशियोलॉजी में आपको रिलीजन पढ़ना है, सोशियोलॉजी में आपको मैरिज पढ़ना है। तो ये सब चीजें तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई। आप सोशियोलॉजी नहीं भी पढ़े हैं तब भी फैमिली के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़े हैं तब भी रिलीजन के बारे में आप कुछ कह सकते हो। आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़े हैं तब भी मैरिज के बारे में आपको कुछ चीजें पता होती है। तो सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस क्या एक ही चीज है, या सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस को सेग्रीगेट करके हम कर सकते हैं? डिमार्केशन है इन दोनों के बीच में। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि सोशियोलॉजी आगे चल के कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। जैसे अभी कुछ सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो आगे चल के वही कॉमन सेंस हो जाएगा, राइट? तो ये चीज है कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में कितना डिफरेंस है और कितनी सिमिलरिटीज है। क्योंकि देखो फैमिली के बारे में पढ़ना है, फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। सोशियोलॉजी इसको आंसर करता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपने सोशियोलॉजी नहीं सीखा है तो आपको पता नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट फैमिली। वो तो कॉमन सेंस की बात है भाई, सबको पता है कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, रिलीजन किस तरीके से इंटीग्रेट करता है, किस तरीके से डिसइंटीग्रेट करता है, सबको पता है। सोशियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे उसको भी पता है, वो भी आंसर कर सकता है। तो बहुत सी चीजें कॉमन सेंस वाली हैं जो सोशियोलॉजी में है, और बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो कॉमन सेंस में नहीं यूटिलाइज की जा सकती हैं, फिर भी सोशियोलॉजी में है। और वही सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बाद में चल के कॉमन सेंस बन जाता है। ये सब पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा है, इससे 1-2 क्वेश्चन हर साल आया है एग्जाम में, हर साल आया, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है सोशियोलॉजी एज ए साइंस। बहुत हेल्दी सा डिबेट होता है कि सोशियोलॉजी को हम साइंस कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा चैप्टर है। हम फर्स्ट पेपर का सारा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि पहले जो पेपर है ना उसमें 150 प्लस स्कोर होता है आउट ऑफ 250। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो पहला पेपर है सोशियोलॉजी का, जो पहला पेपर है उसमें 150 तक स्कोर कर लेते हैं, 170 तक मार्क्स आया है जो टॉपर रहा है। क्योंकि इसमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली आता है। और जो दूसरा पेपर है जिसमें इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं, उसमें एप्लीकेशन आ जाता है। इसमें बहुत ऐसे चैप्टर हैं जो उसमें रिपीट होगा। पॉलिटिक्स रिपीट होगा, रिलीजन रिपीट होगा, फैमिली रिपीट होगा, मैरिज रिपीट होगा, एग्रीकल्चर रिपीट होगा, इंडस्ट्री रिपीट होगा, वर्क रिपीट होगा, डिवीजन ऑफ लेबर रिपीट होगा। लेकिन क्या क्या डिफरेंसेस क्या है समझने की कोशिश कीजिए आप, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूछेगा, उसमें किस तरीके से उसका एप्लीकेशन इंडियन सोसाइटी में हो रहा है उस चीज को पूछेगा। तो ये दोनों चीजों में आपको अलग से हम नहीं पढ़ाएंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं जो एक साथ कॉन्साइड करेंगे, इधर भी वही है उधर भी वही है, लेकिन उसमें आपको एप्लीकेशन जरूर सिखाऊंगा मैं कि इसमें आप क्या लिख सकते हो। वो करंट अफेयर्स की चीजें हैं, किस तरीके से उसको अप्लाई किया जा सकता है। और वो चीज शायद इन लोगों को भी नहीं बताया मैंने, तो आप लोग ज्वाइन, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन करेंगे तो उनको वो भी ये चीज समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पहला जो पेपर है उसमें अच्छा खासा मार्क्स स्कोर होता है। दूसरे पेपर में यदि आपकी स्टडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स 120 तक ही रह जाएं, 100 तक भी आ जाता है मार्क्स। तो कोशिश करिएगा कि दूसरे पेपर पे आप ज्यादा मेहनत कर सके। पहले पेपर में सबका मिला जुला के अच्छे मार्क्स ही आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो सोशियोलॉजी एज ए साइंस जो दूसरा चैप्टर है, पेपर 1 का जो दूसरा, आज मैं देखो पेपर 1 डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि पहले आपको मैं पेपर 1 पढ़ाऊंगा और जब मैं पेपर 2 पढ़ाऊंगा तो पेपर 2 डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो पेपर 1 आज मैं आपको डिस्कस करता हूं और धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा सबको, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अच्छा, किसी को ये यदि दिमाग में है कि उसका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है तो सोशियोलॉजी नहीं समझ में आएगा, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। यहाँ पे जितने लोग हैं किसी का सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं था, चाहे वो काकोली हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, और छोड़ो काकोली, लक्ष्मी, पॉल और हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, जिसने यूपीएससी क्रैक किया है, उसका भी सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं रहता। उसका भी किसी दूसरे सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएशन होता है, वो भी सोशियोलॉजी लेता है और एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सोशियोलॉजी आपका बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए आप सोशियोलॉजी नहीं ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सोशियोलॉजी बहुत ईजी है, कॉमन सेंस की चीजें हैं, सिलेबस बहुत छोटा है और इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे को फोन किया था श्रेय हीरा, बोलता है कि सर सोशियोलॉजी में एक क्लास से पहले 5-10 मिनट पहले फोन किया था वो, आधा घंटा पहले, तो बोला कि सर सोशियोलॉजी में थिंकर्स भी हैं क्या? मैंने बोला हाँ भाई थिंकर्स भी है। तो कहता है सर थिंकर्स मुझे समझ में नहीं आता है।
थिंकर, तो मैंने उसको ये स्टेटमेंट बोला और सबके सामने वो स्टेटमेंट मैं कमिट कर रहा हूँ। चैप्टर 4 पे मैं आऊंगा अभी, सोशियोलॉजिकल थिंकर, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर 1 में आता है, 120 टू 150 मार्क्स का रेशियो होता है। तो इसमें 6 थिंकर्स हैं। उसने बोला, श्रेय हीरा ने, कि सर थिंकर नहीं समझ में आता है, अच्छे से समझा दीजिएगा। थिंकर हमको बहुत लोगों ने समझाया, नहीं समझ में आता है। मैं उसको एक स्टेटमेंट बोला हूं, मैं आप सब लोगों के सामने वो स्टेटमेंट रिपीट करता हूं और मैं स्टैंड करूंगा। मैंने बोला कि थिंकर मेरे समझाने के बाद यदि आगे कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मैं सोशियोलॉजी पढ़ाना छोड़ दूंगा। उसके सामने मैं कमिटमेंट किया हूं कि यदि मेरे समझाने के बाद वो जीवन भर के लिए आप याद नहीं हो जाए और उसके बावजूद आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो मैं सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा। और सब लोगों के साथ एक कमिटमेंट कर रहा हूं, जो पुराने बच्चे हैं उनके सामने भी और जो नए बच्चे हैं उनके सामने भी। तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए मेरे ऊपर। ये जो सिलेबस है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं मतलब खत्म करके रख दूंगा आपके सामने। खत्म करने का मतलब आपके दिमाग में, आपके जहन में, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा तब। मुझे पता है कि सबके साथ मजबूरी है, सबके साथ अपने अपने चैलेंजेस हैं। सागरिका के साथ अपना चैलेंज है, मिताली राज के साथ अपना चैलेंज है, ये आकांक्षा जी के साथ अपना चैलेंजेस है। लेकिन उसी चैलेंजेस को पॉप अप करते हुए इसमें आपको जूझना है, इसमें आपको लड़ना है, ठीक है ना। मुझे पता है कि 3 बार क्लास करना सबको बोरिंग लगता है। लक्ष्मी ने बोला ये क्यों कनेक्ट किया, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सुबह में कोई और बिजी रहता है, शाम को कोई दूसरा बिजी हो जाता है, दोपहर में कहीं किसी और का क्लासेस होता है। तो ये सबको इकट्ठा लेके एक प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करना, तो इसमें सबको थोड़ी बहुत सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी, आपको भी, हमको भी और सब लोगों को। यही तो है मतलब, आप आई थिंक यही आपको करना भी है ब्यूरोक्रेसी में आगे जाके। आईएएस बनने के बाद यही करना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सबको लेके आइए और देश को आगे लेके जाइए। तो उसको अभी से ही इनिशिएट करना पड़ेगा। सोशियोलॉजी एज ए साइंस की मैं बात कर रहा था, दूसरा चैप्टर है सोशियोलॉजी एज ए साइंस। तो इसमें ये कहा जाता है कि सोशियोलॉजी साइंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और उसमें सबसे पहले तो साइंटिफिक साइंस क्या है उसको डिफाइन किया गया है, साइंटिफिक मेथड क्या है उसको डिफाइन किया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी क्या है उसको डिफाइन किया गया है। तो लास्ट में ये डिबेट मतलब ये कंक्लूजन निकाला गया है कि सोशियोलॉजी की कुछ चीजें साइंस से मैच करती हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं भी मैच करती। तो इसीलिए हम सोशियोलॉजी को 100% प्योर नेचुरल साइंस नहीं कह सकते हैं। सोशियोलॉजी अपने आप में एक अलग साइंस है, हम उसको नेचुरल साइंस से रिलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो यदि हम काकोली पॉल को बोले कि तुम जाओ और क्या बोलते हैं, ये फीमेल पे कुछ स्टडी करके आओ, तो काकोली पॉल चांसेस आर देयर कि थोड़ा बाइस्ड हो सकती है। फीमेल है तो फीमेल के लिए बाइस्ड होगी। मुझे बिहार पे रिसर्च करने के लिए कहा जाए, मैं थोड़ा बाइस्ड हो सकता हूँ। और वो भी बाइसनेस, हम नॉर्मल बात बता रहे हैं आपको कि मैं यदि नॉनवेज पे रिसर्च कर रहा हूं और मैं हिंदू हूं, तो मैं बीफ नहीं खाऊंगा, मैं चिकन खाऊंगा रिसर्च करते वक्त। लेकिन नियम से मुझे बीफ भी खाना पड़ेगा, मुझे पोर्क भी खाना पड़ेगा, लेकिन मैं दोनों नहीं खाता हूं। तो ये बाइसनेस है ना, क्योंकि दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दैट बीफ एंड पोर्क ऑल्सो कम्स अंडर द नॉनवेज फूड। तो मुझे तो उसको भी खाना पड़ेगा, तभी तो मैं कोई कंक्लूजन निकाल पाऊंगा ना। तो ये बाइसनेस ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इसमें। तो देखो, एक मैटर को स्टडी करना और एक ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना दोनों डिफरेंट है। एक मैटर के अंदर हो सकता है इमोशंस नहीं हो, ह्यूमन बीइंग के अंदर इमोशंस होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी, जैसे एक मैटर, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, पानी को गर्म करो आप, पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो खोलेगा, बिल्कुल पता है, पानी जो है वो खोलेगा ही। लेकिन मान लो कि खूब कड़वी बात मैंने रोशन को बोला, मुस्कान को बोला, मधुरिमा को बोला, मिताली राज को बोला, काकोली को बोला, लक्ष्मी को बोला, तो इन सबका मुझे अलग अलग रिएक्शंस आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि रोशन मुझे मार देगा 2 थप्पड़ तो मुस्कान भी मारेगी या काकोली कॉल मारेगी, नथिंग लाइक दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पानी को आप गर्म करिए तो खोलेगा ही खोलेगा 100 डिग्री। लेकिन एक ही हम बात यदि सब लोगों को कह रहे हैं तो सबका रिएक्शन अलग अलग होगा, सबका रिएक्शन अलग अलग होगा। तो वही चीज है कि इसको 100% नेचुरल साइंस से आप रिलेट नहीं कर सकते हैं सोशियोलॉजी को, ये एक अलग साइंस है। नो डाउट इसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है, लेकिन 100% नेचुरल साइंस से इसको रिलेट नहीं किया जा सकता। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके आंसर में बहुत काम आएगा। रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस एक तीसरा चैप्टर है, ये शायद मैंने इन लोगों को नहीं भी पढ़ाया है या पढ़ाया भी होगा लास्ट में। तो इसमें क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हम उस पे सोसाइटी को स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड मतलब क्वांटिटी पे हम फोकस करते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव मेथड
कैन बी रिलेटेड विद द नेचुरल साइंस, अगेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेट कर सकते हैं। क्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट। क्वालिटी का मतलब कि इमोशंस की बात कर रहे हैं, क्वालिटी का मतलब कि वहां पे करप्शन की बात कर रहे हैं, टेररिज्म की बात कर रहे हैं, ये सब है। तो क्वालिटी मेथड क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है, ये सब टेक्निक्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। जैसे क्वेश्चनर दे दिया जाता है आपको, यस नो यस नो यस नो आप लिखिए, और उस बेस पे हम सोसाइटी के बारे में इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये सब चीजें उसमें आएंगी, रिसर्च मेथड एनालिसिस। तो 3 चैप्टर आपको मैंने बता दिया कि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन आपको पढ़ना है, उसके बाद सोशियोलॉजी एज ए साइंस, साइंस है कि नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कंक्लूजन क्या होगा, लास्ट में हम इसको साइंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस, इसमें जो रिसर्च किया जाता है सोशियोलॉजी में, सोसाइटी का जो रिसर्च किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, क्या उसी तरीके से किया जाता है जैसे नेचुरल साइंस में रिसर्च किया जाता है, या इसका एक अलग हिसाब किताब है, अलग कोई मेथोडोलॉजी है। ये 3 चैप्टर हैं। उसके बाद सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की बात आ रही है। सारे चैप्टर की आत्मा पेपर 1 एंड पेपर 2 इसी में बसती है, बस इतना समझ लीजिए। इस चैप्टर को जिसने समझ लिया उसको सोशियोलॉजी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 60% पेपर 1 में 60-70% डायरेक्टली इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, और 80% इसका एप्लीकेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 में होता है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं कि ये जो पेपर चैप्टर नंबर 4 में बता रहा हूं, इसमें क्या क्या है थिंकर्स के बारे में, तो 60-70% क्वेश्चन पेपर 1 में डायरेक्टली इसी चैप्टर से आता है, चैप्टर 4। और इसके 80% एप्लीकेशन, इसके थ्योरी के 80% एप्लीकेशन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में होता है। तो आप समझिए कि इसको ही समझना बहुत जरूरी है। और मुझे कभी कभी तो इच्छा होती है कि मैं यहीं से स्टार्ट कर दूं क्या क्लास लेना, सोच के बताइएगा, अदरवाइज मैं पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चे जानने वाले हैं। रोशन, मुस्कान, सागरिका, आकांक्षा, ये सब लोग, ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोग मेरा क्लास कर रहे हो, या ये 1-2 लोगों को छोड़ के उबी उबी नई है, और वो सन्नी नया है, और रत्नेश, हाँ कुछ नए भी हैं बच्चे। तो कोई नहीं, वो हम स्टार्ट डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो इसमें 6 थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है। कार्ल मार्क्स ने क्या क्या थ्योरी दिया था उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म दिया था, एलिनेशन दिया था, क्लास स्ट्रगल के बारे में बात किया था, मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात किया था। बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, और उसको कहीं पे भी आप यूटिलाइज कर सकोगे। इतना इतना बढ़िया और मजेदार तरीके से इन्होंने समझाया कार्ल मार्क्स ने। इसी तरीके से इमाइल डर्कहाइम की बात करें, इतनी अच्छी बात कही है, डिवीजन ऑफ लेबर की बात किया है उसने। आज के डेट में आप देखिए, जो मैं शर्ट पहना हूं बटन कहीं और बना होगा, ठीक है, ये जो कपड़ा है कहीं और से आया होगा, इस पे जो बाकी डिजाइनिंग की गई होगी वो कहीं और से आया होगा। डिवीजन ऑफ लेबर, मैं यही समझा रहा हूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर, जो काम है वो अलग अलग लोगों को डिवाइडेड है, जिससे काम और ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए, काम में, प्रोडक्ट में और ज्यादा क्वालिटी आए। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर की बात कहा था उन्होंने। सुसाइड की बात कही थी, सुसाइड क्यों करते हैं लोग, एक बहुत बड़ा, आप देखिए ये भी कॉमन सेंस की बात है। अभी आपको बोल दें सुसाइड क्यों करता है कोई, आपको सोशियोलॉजी नहीं पता है, लेकिन तब भी आप कुछ लाइन तो बता ही दोगे कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज बिकॉज ऑफ व्हिच द पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। तो सुसाइड के बारे में इन्होंने बताया है, सुसाइड का रीजन क्या हो सकता है, सुसाइड कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीजें बहुत अच्छा समझाया है इन्होंने। उसके बाद मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा इंटरव्यू में, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, आइडियल टाइप्स किसको कहते हैं, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का स्पिरिट क्या होता है, कैसे एक्सप्लॉइट करता है वो, ये सब चीजें आपको उसमें, अथॉरिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको मैक्स वेबर के थ्योरी में मिलेगी। इसके बाद टालकट पार्सन, ये थोड़ा समझने वाली चीज है, 2 ही बात कहा है इसने, सोशल सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल। पैटर्न वेरिएबल इज वेरी सिंपल, बट सोशल सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको समझने की जरूरत पड़ेगी, वो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो ये टालकट पार्सन का सोशल सिस्टम एंड पैटर्न वेरिएबल, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो ये आपको मैं कराऊंगा। उसके बाद रॉबर्ट के मार्टन, इन्होंने लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन की बात की है। लैटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। मतलब मैनिफेस्ट फंक्शन मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हो, ये मैनिफेस्ट फंक्शन हो गया। लेकिन लैटेंट फंक्शन क्या हुआ कि आपने यूपीएससी की तैयारी किया, यूपीएससी निकाला, ये तो सबको दिख रहा है। लेटेंट का मतलब कि हिडन फंक्शन, आपको और क्या मिला, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रॉड हो गई, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई, ये सब भी आपको आपको फायदा हुआ ना। तो ये सब लेटेंट फंक्शन हुआ, जो हिडन फंक्शन है।
और मैनिफेस्ट फंक्शन जो डायरेक्टली विजिबल है, जो फिजिकल अपीयरेंस है। तो ये दोनों फंक्शंस की बात करता है और उसके साथ साथ कंफॉर्मिटी एंड डेविएंस की बात करता है। कंफॉर्मिटी मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब सोसाइटी का नॉर्म्स कह रहा हूं मैं, वो जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो सोसाइटी नॉर्म्स बनाती है उसको आप कभी कभी एक्सेप्ट नहीं भी करते हो। कास्टिज्म को आप नहीं एक्सेप्ट करते हो, इंटरकास्ट मैरिज को बहुत लोग नहीं मतलब प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कास्ट मतलब सेम कास्ट मैरिज को बहुत लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो नॉर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा बताया गया है, यदि वो बेसलेस हो। और डेविएंस का मतलब कि कंफॉर्मिटी का मतलब कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो नॉर्म्स को, और डेविएंस का मतलब कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, सीरियस मतलब कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हो कि नहीं भाई हम सेम कास्ट में मैरिज नहीं करेंगे, हमारी जिससे आइडियोलॉजी मिलेगी उससे हम करेंगे। तो ये कंफॉर्मिटी एंड डेविएंस की बात की जा रही है। रेफरेंस ग्रुप के बारे में पढ़ना है। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है कि किसी एक बंदे से आप कंपेयर कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल काकोली पॉल आईएएस निकाल लेती है, तो हो सकता है कल मिताली राज काकोली पॉल से अपना कंपेयर करके और ज्यादा पढ़े, तो वो हम कह सकते हैं रेफरेंस ग्रुप हो गया। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप में ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स होता है। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं जिसमें से 9 बच्चे खूब पढ़ने में तेज हैं, एक बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है। तो हो सकता है कि उस 9 बच्चे से उस मतलब वो इंस्पिरेशन ले या और उसके बाद वो अपने आप को इंप्रूव करे, या यूं कहें कि उसके तुलना में वो लैग कर रहा है कहीं। रेफरेंस ग्रुप का मतलब ये भी हो गया कि हमारे पास कार है, सपोज दैट मेरे पास स्विफ्ट कार है और सागरिका जी के पास बीएमडब्ल्यू है। तो मैं ऐसे तो गरीब नहीं हूं, लेकिन इसकी तुलना में रिलेटिवली मैं देखूं सागरिका की तुलना में, तो मैं गरीब हूं क्योंकि उसके पास बीएमडब्ल्यू है। तो इसी को रेफरेंस ग्रुप कहते हैं कि किस ग्रुप से हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। लास्ट में मीड ने सेल्फ एंड आइडेंटिटी की बात की है, सेल्फ के बारे में और आइडेंटिटी के बारे में बात की है। बहुत सिंपल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यही सबसे बड़ा सोशियोलॉजी का सबसे मतलब आप समझिए कि 70% चीजें यहीं से आपकी आएगी। तो इसको बहुत अच्छे से कोई समझ जाता है तो बाकी चीजें बहुत इजीली वो समझ जाएगा। तो ये चौथा चैप्टर था। पांचवा जो चैप्टर है वो पूरा जीएस पेपर 1 2 3 4 का कीवर्ड है। मैं पढ़ता हूं, आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि सोशियोलॉजी लेके आपने कितना अच्छा काम किया है या जिनका हो गया है वो कितने फायदे में। इसमें देखो क्या है, ये भी स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, चैप्टर का नाम है स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। इसमें देखो लिखा क्या क्या है, आप देखिएगा आप, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पोवर्टी, डिप्राइवेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मार्क्सिस्ट थ्योरी, वेबरियन थ्योरी, मार्क्स ने क्या बोला था और वेबर ने क्या बोला था। उसके बाद क्लास क्या होता है, जेंडर क्या होता है, इथनिसिटी क्या होती है, रेस क्या होता है, सोशल मोबिलिटी क्या होती है। ये सब चीजें हैं जो एकदम पूरा का पूरा जीएस पेपर आई थिंक 1 2 3 किसी में भी पूछ सकता है ये चीजें। इकोनॉमिक्स का सबसे, इकोनॉमिक्स का मुझे लगता है सारी चीजें इकोनॉमिक्स की है। इकोनॉमिक्स पार्ट 1 की यदि आप बात करो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 11th का इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे उसमें सब कुछ यही है। इक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें तो जीएस का है भाई। ये पूरा चैप्टर 5 उसी को डील करता है। तो इसके लिए आपको अलग से मतलब तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो सोशियोलॉजी में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, चैप्टर 6 है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। अब इसमें क्या है कि आपकी सोसाइटी कैसी थी, सबको पता है। पहले स्लैब सोसाइटी हुआ करती थी, फिर फ्यूडल सोसाइटी हुई, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी हुई, फिर कम्युनिज्म की तरफ हम आने लगे, फिर सोशलिज्म की बात करने लगे। तो यही सब चीजें आपको पढ़ना है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में। उसके बाद फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, सबको पता है, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, कैसे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो सकती है, कैसे फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क हो सकता है, ये सब चीजें इसमें है। लेबर एंड सोसाइटी, लेबर किस तरीके से सोसाइटी को इंपैक्ट करता है, लेबर का मतलब लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है। उसके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा पॉलिटी है। पॉलिटी आप पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, उसके बाद क्या बोलते हैं, क्लास, जेंडर, इथनिसिटी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये सारी चीजें। इसके बाद पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी मुझे लगता है कि जितने लोग बैठे हैं सबको पता होगा। प्रेशर ग्रुप क्या है, सिटीजनशिप क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, एजिटेशन किसको बोलते हैं, रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सोशल मूवमेंट क्या था, स्टेट किसको बोलते हैं, नेशन किसको बोलते हैं,
प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके न्यूज़पेपर में डेली इनकाउंटर करते हैं, ये सब चीजें। तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं कि ये सारी चीजें क्लास दूसरे वाले पेपर में भी है, द वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ किनशिप, ये सब कुछ आपको पेपर 2 में भी है। तो इसमें पढ़ने के बाद पेपर 2 में आपको एप्लीकेशन, मतलब आपको एप्लीकेशन का मतलब आपको एग्जाम्पल के तहत समझाना हो, तो वो चीजें। उसके बाद 8th चैप्टर है रिलीजन एंड सोसाइटी, जिसमें सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन, मतलब रिलीजन का क्या सोशियोलॉजिकल थ्योरी रहा होगा, टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आप लोगों को पढ़ाया ब्रह्म समाज में मैंने, पोलिथिज्म क्या होता है वो भी इसमें पढ़ना है, मोनिथिज्म क्या होता है वो भी इसमें पढ़ना है, सेक्युलर क्या होता है, मतलब सेक्युलर कंट्री किसको बोलते हैं, वो सब चीजें, फंडामेंटलिज्म क्या होता है, ये जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं जो मार देते हैं धर्म के नाम पे, कुछ बीजेपी के भी हैं, कुछ उधर मुस्लिम कम्युनिटी से भी रिलेटेड हैं, वो उन लोग को फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है कि वो मतलब एक्सट्रीमिस्ट सोच के लोग हैं। तो ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद सिस्टम ऑफ किनशिप 9th चैप्टर है, जिसमें फैमिली की बात करते हैं, मैरिज है, टाइप्स ऑफ फैमिलीज है, उसके बाद पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कुछ काम आप महिलाओं के लिए ही छोड़ देते हैं, जैसे हाउस होल्ड वर्क, सब समझते हैं कि घर का खाना औरतें ही बनाएंगे, क्यों बनाएंगे भाई, तो ये सब चीजें। इसमें आप बस 2 चीज ध्यान में रखो, महात्मा गांधी और फीमेल ये दोनों मार्केटेबल आइटम है। मार्केटेबल आइटम किसमें है, ये ध्यान ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, डोंट टेक इट अदरवाइज। मार्केटेबल आइटम का मतलब कि अपने आंसर में खूब ज्यादा कोट्स इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, कोटेशन नहीं, मतलब इससे रिलेटेड इंसिडेंट लिख सकते हैं, गांधी से रिलेटेड या फीमेल से रिलेटेड, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इन दोनों की मार्केटिंग जितनी जबरदस्त करोगे ना अपने पेपर में, जीएस पेपर 1 2 3 4 एस्से राइटिंग में, उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये दोनों ही मार्केटेबल आइटम है इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी, इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग ऑफ यूपीएससी। तो ये ध्यान में रखिएगा, और ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद लास्ट में है सोशल चेंजेस इन मॉडर्न सोसाइटी, टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो किस तरीके से सोसाइटी चेंज हुई। जैसे अभी पहले हाथ से कपड़े धुलते थे, वॉशिंग मशीन आ गया, तो हो सकता है कि कुछ ज्यादा काम, मतलब जो कपड़े धुलती थी, लेडी धुलती थी या जेंट्स धुलता था, उसको ज्यादा टाइम मिल जाए, वॉशिंग मशीन से जल्दी कपड़े धुल जाते हैं। साइंस ने किस तरीके से चेंज किया, एजुकेशन ने किस तरीके से सोसाइटी को चेंज किया, तो ये सब चीजें हैं, 10 के 10 चैप्टर इसी में हैं। और स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे कि इसी 10 चैप्टर को पहले हम कंप्लीट करें पेपर 1 को, और जब ये पेपर 1 खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने 1.5 महीने में लूंगा, और ये जैसे ही खत्म हो जाएगा, इनिशियली मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा, आपको मैं बता देता हूँ, और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, फिर हम जब दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे आपका, और फिर उसके बाद दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब जो नए बच्चे हैं वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पुराने बच्चे को तो मुझे नहीं लगता है पूछने की जरूरत है, बट आपको लगता है कुछ पूछना चाहिए तो मुझे पूछिए। जो नए बच्चे हैं वो अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछिए कि सोशियोलॉजी को कैसे टैकल किया जाए। चैप्टर मैंने बता दिया, चैप्टर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या उसमें डिटेल है। इन शॉर्ट मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन में आपको ये पढ़ना है, सोशियोलॉजी क्यों आया, सोशियोलॉजी के इमरजेंस क्यों हुआ। सोशियोलॉजी एज ए साइंस में एक बहुत हेल्दी डिबेट है ये कहने का कि सोशियोलॉजी को साइंस से रिलेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। उसके बाद रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस, कौन कौन सा रिसर्च मेथड यूज करके हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद थिंकर्स की बात किए, थिंकर्स में कार्ल मार्क्स के बारे में बताया कि उन्होंने क्या थ्योरी दिया। उसके बाद इमाइल डर्कहाइम ने क्या दिया। उसके बाद ये मैक्स वेबर, टालकोट पार्सन, रॉबर्ट मर्टन, मीड, इन सब ने क्या क्या दिया। उसके बाद आपका ये 5वां चैप्टर है स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, जिसमें इक्वालिटी की बात किया जा रहा था, पॉवर्टी की बात किया जा रहा था, हायरार्की की बात किया जा रहा था। उसके बाद स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या होता है, फंक्शनल थ्योरी क्या होता है, फिर क्लास क्या होता है, इथनिसिटी क्या होता है, जेंडर क्या होता है, जेंडर का मतलब जेंडर जस्टिस वाली बात हो रही है, रेस के थ्रू कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी का मतलब वो संस्कृताइजेशन, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शूद्र फैमिली से बिलोंग करते थे और वो संस्कृताइजेशन के थ्रू सबसे टॉप पे चले गए, तो वो होता है सोशल मोबिलिटी। जैसे आपको रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है, तो सोशल मोबिलिटी कराने के लिए कि भाई वो बहुत निचले तबके पे है तो उसको कुछ तो ऐसी गवर्नमेंट की फैसिलिटी दी जाए जिससे वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ सके और कंट्रीब्यूट कर सके। तो वो स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी 5वां चैप्टर है। 6th चैप्टर है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, उसमें आपका अलग अलग
पहले फ्यूडल सोसाइटी थी, उससे पहले स्लैब सोसाइटी थी, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी हुई, उसके बाद फिर सोशलिज्म आया या कम्युनिज्म आया, तो किस तरीके से ये चीजें चेंज हुई उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद फॉर्मल वर्क क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। लेबर एंड सोसाइटी मतलब लेबर किस तरीके से सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। फिर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के बारे में वो सारी चीजें जो न्यूज़पेपर में रोज पढ़ते हो, डेमोक्रेसी क्या है, सिटीजनशिप क्या है, नेशन क्या है, स्टेट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है, एजिटेशन क्या है, ये सब चीजें आप पढ़ते हैं। उसके बाद रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन किस तरीके से आपकी सोसाइटी को चेंज करता है, और पॉलीथीज्म क्या होता है, मोनोथीज्म क्या होता है, सेक्युलर स्टेट क्या होता है, फंडामेंटलिस्ट किसको बोलते हैं, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ किनशिप में फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, मैरिज के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्स के आधार पे कैसे लेबर को डिवाइड कर दिया गया है, कि कुछ चीजें कंफाइंड कर दिया है कि फीमेल ही करेंगी, तो जैसे घर का काम फीमेल ही करेंगी, बाहर का काम मेल करेगा, तो ये सब चीजें हैं। और इसके साथ साथ लास्ट में 10th नंबर का जो चैप्टर है वो ये कह रहा है सोशल चेंजेस इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है, एजुकेशन कितना चेंज किया, टेक्नोलॉजी कितना चेंज किया, साइंस कितना चेंज किया, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, कोई भी वो पूछ लो मेरे से। हाँ हाँ सर, मेरे पास इसका चैप्टर 5 तक ही था, तो मुझे चैप्टर 6 to 10 आप थोड़ा भेज दीजिएगा। कोर्स नहीं था बिल्कुल मेरा, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल पहले तो लिखा था मैंने सब और समझ में ठीक आया, है ठीक है, डिस्कस किया। भेज देंगे भेज देंगे। और कोई क्वेश्चन जो नए बच्चे हैं उनके लिए रिगार्डिंग ऑप्शनल? पुराने भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने वालों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, कोई बुक खरीदना चाहिए क्या, जैसे कि आप क्लास स्टार्ट करवा क्या? रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई बुक खरीदना चाहिए क्या? अभी अभी कोई बुक मत खरीदिए, अभी कोई बुक मत खरीदिए। जितना मैं आपको समझाऊंगा और जितना नोट्स आपको दूंगा, उसी को आप अभी फॉलो करिएगा। किसी किताब को, किसी नोट्स को टच करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, क्योंकि जो मैं समझाऊंगा वो किसी नोट से रिलेटेड नहीं होगा, किसी यूट्यूब चैनल पे एग्जाम्पल तो एटलीस्ट मेरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेनली आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन का आंसर करिए, और उसके बाद किताब की जरूरत यदि पड़ेगी मेरे पढ़ाने के बाद, आपके आंसर के बाद, तो आप खरीद सकते हैं। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक होगा तो एक छोटा मोटा कोई किताब, इसेंशियल सोशियोलॉजी करके एक किताब आती है, 500 रुपए का मिलता है, दोनों पेपर उसमें दिया हुआ है अच्छे से, आप वो ले लीजिएगा, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन पहले मेरा क्लास कर लो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बाइबल की तरह मैं बताऊंगा। जो यूपीएससी का सिलेबस है एग्जैक्टली टू द पॉइंट मैं वैसे ही बताऊंगा, जो यूपीएससी का सिलेबस है। एक एक कीवर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक कीवर्ड को आप लिख के भेजेंगे, एक एक कीवर्ड को चांस मतलब टाइम मिला तो आपका रिवीजन करवा दूंगा, और उसके बाद खत्म होने के बाद आपको लगता है कि अभी कुछ अधूरा रह गया है, तो आप इसेंशियल सोशियोलॉजी की किताब पढ़ सकते हो। उससे पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं भी पढ़ते हो तो इट्स ओके। क्वेश्चन लेकिन जरूर रोज सॉल्व करना, 2-2 क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर। हाँ और कुछ? एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? हाँ, हमें सोशियोलॉजी क्लियर करने के लिए दिन में वाह क्या बात है। कितना घंटा ऑप्शनल में देना चाहिए आइडियली? देखो, आप किसी को आइडियली 1 से 1.5 घंटे रेगुलर देना पड़ेगा। यदि ये स्पेसिफिकली सागरिका के लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आई थिंक आधे घंटे से 45 मिनट विल बी मोर देन सफिशिएंट। जहां तक मुझे आपका टेम्परामेंट और आपका सोशियोलॉजिकल नॉलेज का आइडिया है, तो आपके लिए आधा घंटा से 45 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। और मैं तो कह रहा हूं कि मेरा क्लास अटेंड करो, और जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूं उसको लिख के भेज दो बस, और कुछ भी मत पढ़ो आप। लेकिन वो क्वेश्चन जो लिख के भेज रहे हो उसको प्लीज रखे रहो अपने पास, ताकि एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप उसको करते रहो। हाँ, तो सर आज कोई क्वेश्चन आप भेजेंगे? आज तो नहीं भेजूंगा, क्योंकि कल से मैं जब स्टार्ट करूंगा ना, तो कल से मैं भेज दूंगा 2 क्वेश्चन। ठीक ठीक, कल से भेज दूंगा पक्का 2 क्वेश्चन सबको। एकाकोली पॉल, मिताली राज, लक्ष्मी, ये लोग भी बेचारे अपना टाइम दे रहे हैं, तो इनको तो कुछ मिलेगा ना यार, कुछ ना कुछ तो। ये क्यों टाइम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ना मुझे, तो इनके लिए और आपके लिए और नए बच्चे के लिए भी मैं क्वेश्चन दे ही दूंगा। जितना भी पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो भी यूपीएससी का क्वेश्चन बन पड़ेगा वो मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा। आप प्लीज उसका आंसर करके मुझे फोटो खींच के भेज दीजिएगा, तो ऐसे करते करते आपका कंप्लीशन हो जाएगा।
लेकिन सागरिका प्लीज कनेक्ट करो, ठीक है? पूरा जीएस का पैसा दे दिया यार, फिर भी क्लास नहीं करती हो, बताओ कितना मेरे आत्मा को दुख होता है। वो पैसा पचेगा इसलिए मेरा तो यार। आज आ गई मैं आपके आत्मा को दुख ना देने के लिए, हाँ, आत्मा को शांति देने के लिए आ गए। हाँ। हाँ थैंक नहीं, यू दीदी। थैंक यू आपको दीदी को बहुत मत बोलो, बहुत दीदी को थैंक्स। गाली दो, थैंक यू मत अरे बोलो। गाली वो क्या फिर दीदी, फिर मैं तो फिर कल से बहुत नहीं बोल- आएगी वो। थैंक यू बोलोगे फिर कल से नहीं आएगी वो, उसको अभी अभी थैंक यू मत बोलो। नहीं नहीं दीदी हमें अभी आना क्लियर प्लीज। करना है इस साल ही। सबसे ज्यादा मैंने मिस किसी को किया तो सागरिका दी को ही किया है। बाप रे बाप वाह, रे, क्या थैंक यू बात है। सो मच। ऐसा है कि ये ना 377 के हिसाब से बात कर रही है, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सर? ऐसा कुछ नहीं है। पहले सही मिताली बोला मिता ऐसा सुनो, कुछ भी नहीं है पहले सर। सुनो जब सुनो मिताली के सुनो नाम सुनो पे सुनो सुनो सागरिका, ये देखो मैं टीचर हूँ और इसीलिए मैं आपको बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। पहले ही मिताली के पीछे, अच्छा ओ सॉरी बहुत लोग कनेक्टेड हैं। यस, कैरी ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकांक्षा, आकांक्षा हाँ सर। वीडियो पे आना जरा। नहीं सर प्लीज नो। आओ तो यार, नहीं नहीं आओ, आओ एक बार आओ तो सही, वीडियो पे आओ। देखिए ये आकांक्षा है और बाकी लोग जो नए बच्चे हैं वो पहचान जाइए, आकांक्षा दी हैं और इनको बंगाली भी उतनी ही आती है जितनी असमी आती है। सागरिका, आपको तो असमी रुक रुक के बोलती हो ना, ये तो एकदम एक सांस में, मतलब नाना पाटेकर भी शर्मा जाए जितने स्पीड में असमी बोलती है। तो ऐसे मीन्स ये नाना आकांक्षा, पाटेकर नहीं बोलता है। अरे भाई जो भी बोलता है, जिस स्पीड में बोलता है उस स्पीड से ज्यादा स्पीड में ये असमीज, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों वाओ सब्जेक्ट, सर चारों दिख ही लैंग्वेज बोलती है। वाओ वाओ। क्या दिख ही नहीं रही क्या है कह वो। रही हो? दिखेंगे दिख वो, नहीं स्क्रॉल करो ना, स्क्रॉल करो ना अपने स्क्रीन को, दिखेगी। हमको तो दिख रही है यार, अच्छी दिख रही है वो, एक बार देखो उसको। वो कुछ और बोलेगी तब दिखेंगी। आकांक्षा कुछ बोलना है यार, ये लोग ऐसे। मुझे थोड़ा टाइमिंग लेके प्रॉब्लम था, बाकी सब कुछ ठीक। इसको टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम था। टाइमिंग बताओ क्या चाहिए, टाइमिंग सबके पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मुझे बताओ। सुबह में कर सकती हो? सर सुबह नहीं, क्लास ही 4 से 8:30 बजे तक होता है, तो वैसा तो अगर शिफ्ट हो। रात में करोगी, 8 बजे से करोगी? कर सकते हैं सर। कितने बजे से कितने बजे तक क्लास होता है रात में? 4 से 8:30 बजे हो जाता है सर। तो फिर 8 बजे कैसे करोगी? जल्दी छुट्टी करके। क्या क्या पढ़ाई होता है 4 से 8:30? वो इम्पोर्टेंट है। 7 से जो 8:30 बजे तक होता है ना, वो करंट तब कैसे अफेयर्स। छोड़ोगी, तब कैसे छोड़ोगी बताओ मुझे। जब वो बाकी क्या। इम्पोर्टेंट है तो हम तो नहीं कहेंगे उसको छोड़ने के लिए। बताओ अपना कंफर्टेबल टाइमिंग बताओ, अभी बताओ, क्योंकि इसमें सर कुछ लोग ना पढ़ाते हैं कहीं कहीं पे, तो उन लोगों का क्लासेज वगैरह भी होता है। रोशन कहीं पढ़ाता है, उसके बाद इस सागरिका यूनिसेफ में जॉब करती है, तो उसका भी है थोड़ा सा इशू इस 2 से तरीके से। 4 तक कैसा रहेगा? काकोली पॉल, लक्ष्मी जी, जो टाइम सुटेबल हो। अब हम लोग क्या ही कह सकते हैं सर। मैंने तो सुबह ये सोच के बोला था कि सुबह में मुझे पता था कि सब फ्री होते हैं उस वक्त, सुबह 5 बजे। उस वक्त किसी को कोई काम नहीं होता, कहीं जाना वाना नहीं होता, एंड ये टाइम ऐसा जो सबके सुटेबल होता आया अभी तक में। अब आई डोंट नो। आकांक्षा मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे खाली इसको नहीं दे सकती हो क्या? मॉर्निंग का मतलब 7 बजे, 5 से 6, 6 से 7, 7 बजे से 7 से 8, 8:30 मैक्सिमम,
उससे ज्यादा नहीं। 7 से 8 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। या स्टार्टिंग में ना आकांक्षा, स्टार्टिंग में 1 घंटे ही पढ़ लो सोशियोलॉजी, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा देंगे टाइम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 घंटा पढ़िएगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, और धीरे धीरे आप एडजस्ट होते जाइएगा तो फिर 1.5 घंटे कर देंगे, 2 घंटे। सर सेल्फ स्टडी का रहता है थोड़ा। 4-5 दिन का तो हिसाब जाओगे इसी बहाने। अगर ट्राई करके देख लो, मे बी अगर मैनेज आवाज आ कर रही है? पाओ। सर सर कट आपका कट के आ voice रही है कट- आवाज। मेरी आवाज सबको हाँ आ रही है सर। हाँ सर, नहीं कट कट के आ रही है। अच्छा सर वॉइस कट रहा है आपका, मुझे लगा मेरा नेटवर्क। करें क्या? আকাঙ্ক্ষা 7টায় কিছু অসুবিধা নেই কি সকালে? डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। सर एक हाँ बार सर, रिकनेक्ट कर डिस्कनेक्ट लीजिए करके कर आप। लीजिए। आप रिकनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होने क्या वाला। ठीक है। হ্যাঁ কাকলি দিদি, হ্যাঁ বলছি 7টায় কি মানে কোনো অসুবিধা আছে নাকি সকালে 7টায়? মানে কি হয় না, এসে রাত্রের সময়টা যে কমপ্লিট ইসেতে জায়গা, ক্লাসের জায়গা, হুম হুম হুম। তারপরে একটা শিফটও যদি নিজের পড়ার জন্য না থাকে না, তখন আর মানে এসে বহুত চাপ হয়ে যায়, আর বহুত মানে ফ্রাস্ট্রেশন হয়ে যায়, কেন কি পড়াটা খালি কাফি না, না অল্প রিটেনও হ্যাঁ করতে তা লাগে। অবশ্যই। আর অ্যাকচুয়ালি এই যে রসন ওরা কি জানি টিউশন করে, তো ওদের জন্য একটা ম্যানেজ হওয়াটা মুশকিল হয়ে যায় আর কি, তো ওদের টাইমিং এর সাথে। 2টা থেকে 4টা না? তো মানে সকালে শুধু 1 ঘন্টাই তো ব্যাপারটা, 1 ঘন্টা করে তুমি বেড়ে যেতে পারো দি। একটু দেখে নাও, 1-2 দিন দেখে নাও, যদি তবুও না হয় তাহলে তো না, তুমি ये बात भी सही कह रही है, 1-2 दिन ट्राई करने में क्या हाँ। जाता है ना। 1-2 दिन ट्राई करके देख लो, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल ऑन दैट टाइम देन यू कैन। नहीं तो फिर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ ये अल्टरनेटिव्स तो बहुत है, बट ये अभी हाँ। मतलब जितना भी लोग ने सब इस टाइम पे मतलब कि इजीली अंडर मतलब ये टाइम सबके लिए फ्लेक्सिबल रहा है, सही रहा है सबके लिए, इसीलिए तो आई थिंक तुम भी इसमें इजीली एडजस्ट कर पाओगी। किसी को भी कोई इशू नहीं रहा इस टाइम पे, 5 से लेकर के 8 बजे का टाइम। और एक चीज मैं और बता दूं आकांक्षा, कि ये ग्रुप ये चाहता है कि आकांक्षा साथ में रहे, तो थोड़ा इनको भी ध्यान में रखिएगा। ये लोग चाहता है कि आप क्लास में रहें और इनके साथ ही रहें, जिससे ये जो लर्निंग प्रोसेस है, ये तो 2 वे प्रोसेस है ना, आप भी किसी से कुछ सीखती हो, आपसे भी कोई कुछ सीखता है एट द सेम टाइम, ठीक है ना। तो ये लोग पाँच- चाहते हैं कि आप रहें। 5 से 7 बजे तक? 5 নেই, 7 से 8 8:30 এটা বলছি। মানে हाँ, 5টা থেকে আমাদের ক্লাসটা শুরু হবে, আমরা যেটা করি নরমালি এখন 6টা থেকে 8টা, সেটা যদি 5টা থেকে 7টা আমাদের হয়ে যায়, তো 7টা থেকে 8টা বা 8:30 সোশিयोलॉजी করবে, তারপরে তো বেরিয়ে যেতে সবাই বেরিয়ে যাব। ठीक है सर, ट्राई करके देखते और हैं। चाहो तो करंट अफेयर्स भी कर लेना, यदि करंट अफेयर्स वहां पे नहीं करते हो तो मेरा कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, मेरा करंट देखते हैं। अफेयर्स करोगे तो फायदा ये होगा कि आपको रिवीजन का वक्त मिल जाएगा, और 10-15 मिनट में आके बता के चली जाओगी, तो इससे ये होगा कि आपका जो वो जो बैकलॉग हो गया है ना, कि नहीं कर रहे हो, तो वो चीज हमारे में नहीं पॉसिबल होगा। वो आपने आज किया है तो आपको ये काकोली पॉल, मिताली राज सबने नोट्स भेज दिया अभी तक, और आपके इस क्लास के बाद मैं इनका रिवीजन का क्लास स्टार्ट करूंगा अभी इमीडिएटली। ये मुस्कान ने मुझे लगता है 10 पेज लिख के भेजा है आज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और ये रोशन ने भी वही काम किया है। तो इससे क्या होगा आकांक्षा, कि आप वहां पे करो, लेकिन वहां पे आपको लगता है कि यहाँ से करंट अफेयर्स हो रहा है, तो फिर वहां पे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, चूंकि आकांक्षा से मैं थोड़ा क्लोज हूं इसलिए इसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। आकांक्षा थोड़ा डिप्रेशन में चली जाती है 1-2 दिन का गैप करके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग उस तरीके से मैनेज कर लीजिएगा, ताकि ये लोग भी आपकी तरह एनर्जेटिक हो जाए। एज ए टीचर मेरा भी फेलियर होगा यदि ये डिप्रेशन में रहती है और स्ट्रेस में रहती है। क्या रीजन आई डोंट नो, बट ये डिप्रेशन में रहती है थोड़ा बहुत ना, तो ऐसा आप लोग कोशिश करिएगा कि ये भी मतलब आप लोग की तरह एटलीस्ट नॉर्मल स्टेट में रह सके, तभी ये अपना फुल एनर्जी दे पाएगी एक्चुअली में। नहीं तो फिर तो आप फिर तो उधर ही रहिएगा ना, उसी स्टेट में रहेंगे आप, तो पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे। तो देख के अभी लग रहा है कि आधी नींद में, हाँ मतलब लग रहा है अभी डिप्रेशन इसको में कोई नहीं। बोल दे सो जाओ
बस सो जाएगी। नहीं, नींद में नहीं है, नींद नींद अलग फ्रेश चीज है। नहीं लग रही, एकदम फ्रेश नहीं इट्स है। ओके। न- बहुत लोगों को देख के ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग डिप्रेशन में है, और बहुत लोगों को देख के लग जाता है। आप ना हमारे साथ रहिए तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस आकांक्षा सुन रही है, क्योंकि उसका वीडियो लग रहा है स्टक हो गया। क्या? आकांक्षा का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो वीडियो शायद स्टक हो गया उसका। नहीं नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है नहीं इसका ठीक है। वीडियो। काकुली दी अपना आपका अपना थोड़ा नेटवर्क अटक सही के करो। आ रहा है अभी। बाकी लोग का तो और सर का क्लास करके कोई कैसे डिप्रेस्ड हो सकता है? सर खुद ही इतना मोटिवेट करते हैं हमेशा कि वाह क्या बात है मुस्कान, एक चॉकलेट में भेज देता हूँ, घबराओ मत। इसी तो तरीके से भेज मुझे रहे हो आप तो साथ में 2-3 भेज दीजिए, मेरी तरफ भी आ जाएगा। हाँ, 2-3 खा लेना मुस्कान, 2-3 खा लेना, 2-3 भेज देंगे। वो नहीं, वो हम हमारा घर सामने है एक दूसरे का, तो मेरी तरफ भी एक दो आ हम्म जाएगा। वही। आज देखो दोनों की दोस्ती करा दिया मैंने, मुस्कान और मधुरिमा की, तो मुझे कुछ तो कमीशन मिलना चाहिए, एटलीस्ट आई शुड गेट समथिंग। हाँ सर, तो वो चॉकलेट आप ही खा लीजिएगा हमारे तरफ से, हाँ, क्योंकि मैं हम दोनों की तरफ से आप ही खा लीजिए सर। हर दिन करने वाले हैं, तो हर ठीक दिन है, तो चॉकलेट देना पॉसिबल नहीं होगा ना। तो मुझे ना अब इन शॉर्ट मुझे बता दो कि कल मेरा क्या रूटीन है, बिकॉज मेरा कोई मैनेजमेंट नहीं है, आप लोग ही मैनेजमेंट हो। मुझे बताओ कि मुझे कल कितने बजे उठ के आपको पढ़ाना है, मुझे ये प्लीज बता दो ताकि मैं कंफर्म। और रिवीजन क्लास कब से होगा? रिवीजन क्लास मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं सब साफ साफ बता रहा हूं, चाहे मुझे 10 घंटे पढ़ाना पड़े, आई विल कंटिन्यू द रिवीजन क्लास, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग खुद से कुछ नहीं करोगे, और हम सबको आकांक्षा नहीं बनने देना चाहते हैं, आकांक्षा को हम आप लोगों की तरह बनाना चाहते हैं, और छोड़ देंगे तो आप लोग भी उसी स्टेज में चले जाएंगे। तो मुझे बताओ, एग्जैक्टली बताओ कि क्या करना है और कैसे करना है, और कब कब से कब तक क्या है, कोई एक बताओ मुझे, क्लियर बताओ। हाँ काकोली बता दो। हाँ मैं भी बोलने वाली थी, काकुली दी आप बता दीजिए अच्छे से। बताइए काकोली दी आप। उसका नेटवर्क पता नहीं कहाँ चला गया, वो कहाँ है। हाँ मैंने बोला था आकांक्षा का नेटवर्क खराब हो गया। बताओ। 3 बजे से कर दीजिए ना। 3 नहीं बजे तो से क्या आज कर के दें? लिए तो नहीं नहीं नहीं, वो रिवीजन क्लास का बोल रहे हैं ना। नहीं तो 2 बजे तो सही है, भाई क्योंकि कल से तो सुन ना सोशियोलॉजी यार सुबह ही काकोली होगा। पॉल, कल का हम्म मेरे को रूटीन बता दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कल क्या होगा नहीं होगा मत बताओ, मुझे कितने बजे जग सुबह के आपको 5 पढ़ाना बजे है मुझे से ये बता। सुबह 5 5 बजे से, राइट। 5 से 5 से 6, 8 5 5 से से 8, 6 7 5 to 6। अप्रॉक्स 8:30 तक। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, गॉट इट। तो 5 to 6 आर्ट एंड कल्चर, राइट? 6 to 7 करंट अफेयर्स, ठीक है? सोशियोलॉजी। अच्छा सॉरी सॉरी। हाँ करंट अफेयर्स। 6 to 7 करंट अफेयर्स, और राइट। 7 to 8:30 आपका हाँ हाँ या 8। अच्छा चलो ठीक है, 5 बजे से कल का क्लास होगा, यही कह रहे हो ना मुझे? यस सर। अच्छा ठीक है। अब आकांक्षा, आप चाहो तो 7 बजे ज्वाइन कर लेना, और यदि करंट अफेयर्स भी करना है तो आप 6 बजे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? तो ये कहानी है, बाकी जितने बच्चे हैं वो सब 5 बजे ज्वाइन करेंगे, जितने भी लोग हैं, और उसके बाद 8:30 के बाद 2 बजे रिवीजन क्लास, यही कह रही हो ना? हाँ आफ्टर दैट रिवीजन क्लास 2 या 3 बजे जो भी है। काकोली बताओ टाइम। 3 बजे कर दीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी के भी नोट्स नए बच्चों को बनाना होगा। क्या कह रहे हो? सर रिवीजन क्लास थोड़ा लेट से करते हैं ना, मतलब कितने थोड़ा बजे बताओ? सर नहीं नहीं ऐसे बताओ, कोई नहीं, 4 4:30 ऐसे, कर लो, कोई नहीं। अगर मतलब सब 4 बोले तब, मैंने जस्ट अपना एक बताया। वो आकांक्षा को भी रिवीजन सोशियोलॉजी का तो देना पड़ेगा, तो आप आई थिंक उसका 4 बजे से क्लास होता है। आकांक्षा कितने बजे से क्लास होता है? 4 बजे से। हाँ 4 कोई बजे बात से, तो नहीं 4। सर। 3 बजे स्टार्ट होगा। 3 सब्जेक्ट्स है, सबका बताते बताते 2 घंटा अप्रोक्स लग ही जाता है ऐसे भी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने अपने टाइम के हिसाब से सबको आ जाएगा। रिवीजन क्लास 2 बजे से ही है सर। अब लड़ो भाई, उसका बताओ मुझे, कोई कह रहा है 3 बजे, कोई कह रहा है 2 बजे। सर एक आइडिया है ना, अगर जिसको जल्दी है वो मतलब आएगा सबसे पहले, मतलब बता के और फिर चला जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 2 बजे से क्लास रखते हैं,
और जो 3 बजे कंफर्टेबल है वो 3 बजे आएगा, जो 2 बजे कंफर्टेबल है वो 2 बजे आएगा। लेकिन बीच में यदि गैप हो गया तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही मैं भी बोल रही थी। ठीक है ना? हम्म। हाँ ठीक है। तो आकांक्षा जी, आप 2 बजे आके या 3 बजे आके सोशियोलॉजी बता के चले जाइएगा। करंट अफेयर्स यदि आप करती हैं तो करंट अफेयर्स भी आपको रिवीजन क्लास में बताना पड़ेगा, ठीक है? तो ये दोनों चीजें, करंट अफेयर्स आप करती हैं तो करंट अफेयर्स का नोट्स भी आपको भेजना पड़ेगा। तो ये दोनों बर्डन आपके ऊपर है। और आई थिंक करो यार, यहाँ पे कनेक्टेड रहो। आई थिंक मुझे लगता है तो ये ज्यादा सीरियस है। हाँ, कुछ ज्यादा ही सीरियस है, इसको समझाते मतलब समझाते मैं सीरियस पागल हो होना चुका हूँ। जरूरी है, ठीक है, लेकिन एक्सेस ऑफ कोई किसी भी चीज का एक्सेस और किसी भी चीज का मतलब बहुत ज्यादा लोअर, दोनों ही कोई खराब है। फर्क नहीं पड़ता है, कहती है कि हमको कुछ भी समझा दीजिए, हमको नहीं समझ में आने वाला है। और तो डिप्रेशन आप समझोगे। वेरी वेरी मतलब खराब है। काकोली से सीखो। दोनों में मस्त रहती हो। मतलब स्कूल भी कर लेती है वो लड़की, और ये सागरिका दी से भी सीख सकती हो। सागरिका वीडियो पे आना जरा। सागरिका, सबसे मस्त है सागरिका, कोई सागरिका, टेंशन नहीं, आराम सागरिका, से। सागरिका है कि नहीं, देखना जरा। वाह ये सागरिका, देखो ये देखो, आकांक्षा दिख रही है सागरिका? ये यूनिसेफ में काम करती है। ये ऐसी लड़की है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, और नॉलेज इसका की भी कमी बहुत नहीं है इनके पास, बहुत नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, और नई शब्दों की और कमी है, उठाइए, चाहे और हिंदी हो उठाइए, चाहे इंग्लिश हो। और उठाइए, कल समझ में आ और जाएगा। गाना भी बहुत अच्छा गाती है। आप चाहो तो आपको एक गाना सुना सकती है अभी ये। जब खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, और वो समझे बेखुदी क्या चीज है। हाँ दी, एक गाना तो बनता है दी। नो नो नो, एक गाना, एक सुनो, एक बंगाली गाना चिंचन सुना दो वाला उसको। वो नहीं यार सुनाना आप, चिंचन गा वाला दो। सिखाते हो। सागरिका, वो डिप्रेशन में है, वो एक बंगाली गाना सुना दो कम से कम। मैं अपने सेक्रीफाइस कर रहा हूँ कि मुझे बंगाली, आमी तुम्हारे भालोबासी के अलावा कुछ नहीं आता है। इवन देन मैं अब कह रहा हूँ कि उसको सुना दो यार, बंगाली वो सुना दो डिप्रेशन उसको में एक नहीं गाना। है, हम फर्स्ट मिले हैं तो। मैं जान रहा हूँ डिप्रेशन में है यार, वो डिप्रेशन में है, सुनाओ ना उसको। मैं जानता हूँ उसको, मैं उसका यूपीएससी में जो भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अप्लाई करता है इधर वो डिप्रेशन में होगा ही ना, ऑब्वियसली। सारे कुछ छोड़ के जिंदगी में बर्डन लेने तो वाले लोग। नहीं तो थोड़ा उसको मतलब उसको गाना सुना दो, बंगाली गाना কি सुना दो। শুনতে চাও বলো? বাংলা শুনবে, হিন্দি শুনবে? जा इच्छा तो। देखो उसने अभी से बोला समझ लो सुना कितना नहीं है डिप्रेशन में मुझे। है। वो कह रही है मलयालम में भी सुना दो, हमको इतना बंगाली आता है, ठीक है, सुनाओ उसको। देखिए हंस रही है, हंस रही, बोला मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं नहीं, हमको ऐसे यार ही कह रहा है बोला जो था। इच्छा है वो सुनाओ। वो कह रही है हाँ जो वही इच्छा है तो, वो सुनाओ, हम लोग को ऐसे बात। बेवकूफ मत बनाइए, बिहारी है तो क्या हुआ, हम लोग हाँ, सब समझ में हम आते हैं लोग हम लोग। बिहारी, बिहारी अंधेरे में तीर मारते हैं, लग जाता है हमेशा। सुनाओ उसको चुपचाप, बंगाली में ये सुनाओ समझ गाना में अच्छा। आता है लैंग्वेज आप लोग का, क्या आदत हो हम्म गई है सुन सुन करके। কি শুনবে বলো? जा इच्छा अरे वो बोलो। कुछ भी सुन लेगी, जो इच्छा है वो भी सुन। रविंद्र भजन ना संगीत। सुनबे दी, भजन ना सुनबे। मिताली, मिताली संगीत। रविंद्र संगीत सुना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, और उसको सुन यार, सुनाने दो उसको यार। मिताली गाएंगे गाने कृष्ण भक्ति का गीत, राधा भक्ति नहीं, का अब गीत। भक्ति भक्ति गाना मत सुनाइएगा प्लीज, बंगाली में भी भक्ति गाना मत सुनाइएगा। रोमांटिक भक्ति गीत सॉन्ग इज सुना दो। नहीं। अगर सर रोमांटिक कभी सुनाइए। ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो भक्ति गाना ऑन कर देना। अभी उस एज में नहीं पहुंचा हूं कि भक्ति गाना सुनूं भाई, नॉर्मल रोमांटिक रोमांटिक गाना सुनाओ, वो ज्यादा अच्छा है। किसी भी इंसान अगर डिप्रेशन में है तो उसको भागवत गीता सुनना चाहिए, तो या पढ़ना कि वो चाहिए। और डिप्रेशन में आ जाएगा फिर तो। और जिसकी शादी नहीं हुई है उन्हें कौन से गाना सुनने चाहिए? जिसकी शादी नहीं हुई है उसको ये सुनना चाहिए कि शादी मत करो, ऐसे गाने सुनने चाहिए। अरे सर के लिए सुना दो अच्छा उसको, सॉन्ग सुना दो। सुना दो यार उसको, उसको सुना दो, आकांक्षा को सुना दो। क्या सुनाऊं? कौन सा सुनना है? प्रकृति পর্যায় শুনবে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবে? अरे दी, ঠিক আছে, ऑप्शन আমি छोड़िए, নজরুলগীতি जो आता है শোনাচ্ছি। गा दो। जो অরুণ কান্তি গো যোগী ভিখারি, অরুণ কান্তি গো যোগী ভিখারি, নীরবে হেসে
দাঁড়াইলে সে নীরবে সে দাঁড়াইলে সে প্রখর তেজ তব নিহারিতে নারী पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई নীরবে সে দাঁড়াইলে সে নীরবে সে দাঁড়াইলে সে প্রখর তেজ তব নিহারিত নারী অরুণ কান্তিকে গো অরুণ কান্তিকে গো অরুণ কান্তি কে গো যোগে भिखारी। आप एक हिंदी भी सुनाओ, और वो भक्ति गाना नहीं होना चाहिए, वो जगजीत ये सिंह वाला भक्ति वो गाना गजल था, सुनाओ। आपको समझ में नहीं आया? हाँ नहीं, समझ में आया भाई। लग ही रहा था देख करके आपके हाँ। गाने के स्टाइल से कुछ ना कुछ उसी नहीं टाइप का सुनो, होगा। वो जगजीत सिंह वाला सुना दो, ये मतलब शिव स्तुति था जो होश काजी वालों, नजरुल इस्लाम ने सुनो, लिखा था। सागरिका होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर जगदीश सिंह का समझिए। नहीं, मैं अभी भक्ति गीत ही सुनती हूँ सर, ये सब नहीं सुनती हूँ। होश वालों को खबर क्या करूँ, नहीं सुनती हूँ तो मैं कैसे गा सकती हूँ? क्या लाइन कहा सुन जाए। लीजिए सर से, ठीक है, उसका अरे फिर वो, lyrics बना अरे दीजिए। लक्ष्मी यही गाना गाई है, ये जो मैं बोला हूँ ना, वो गाना सुना चुकी है ऑलरेडी, तब मैंने बोला है ये चीज। हाँ, कब टाइम गाई था है? तो सुन लीजिएगा। अरे जब वो मॉर्निंग वाले क्लास में नहीं आती थी सोशियोलॉजी में, तब वो ये सुनाई है। मतलब अच्छा, शायद मैं एक दिन एब्सेंट रही थी, मैंने नहीं सुना था। ये गाना सुना चुकी है, सेम टू सेम लाइन सुना चुकी है। रोज वो वंदे मातरम की तरह यही गाना चलता था। हाँ, हाँ, फिर वो सर वंदे मातरम भी अपना सुनाती थी। हम फिर लोग सब परेशान हो गए थे। कैसे आ गए? ये लोग खुश हो मिला भी गए। क्या सिंचर सुनाने के लिए। अच्छा दी, जल्दी जल्दी सुना दो ना एक। हाँ, जल्दी सुना सुना दिया तो क्या? सुना ना दिया ना। भाई नहीं আকাঙ্ক্ষা दी। হয়ে গেছে, স্যারকে বলে দাও, নালে স্যার তো আরো ওইখানে ক্লাসিক্যাল ডান্স ভারতনাट्यम এগুলো সব। हो गया सर। अरे आप काकोली दी को भी गाना आता है और नेटवर्क काम नहीं कर रहा। कृष्णा को भी आता है, आपको पता नहीं है, उन लोगों ने मुझे सुनाया है। लड़कियां इतना बोल रहे यहाँ पे, लड़के तो शायद आज अरे से होगा बता। सर आपका वॉइस नहीं है। आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा आज का रिवीजन इशू है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा सर। मेरे साइड से प्रॉब्लम। सर ब्रेक हो रहा है, आपका स्टॉप हो गया। आपका नेटवर्क खराब है, फिर से अटक जा रहा है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। हाँ सर, आ रही है। अच्छा, उस समय नहीं आ रही थी क्या? नहीं, अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो आप मुझे बताओ ना कि आज का रिवीजन क्लास कब से होगा? सर 3 बजे। अच्छा ठीक है, 3 बजे कनेक्ट करते हैं फिर, और कल से वही 5 to 7 6 7 8 ऐसे ही चलेगा हमारा रूटीन। तो आप उस हिसाब से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? एक ये रूटीन फॉलो करते हैं। यदि इसमें कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो फिर 2-3 दिन के बाद मैं कुछ और फॉर्मुलेट करूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।